मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा। आज जोशीमठ पहुंचकर करेंगे माता अखंड महायज्ञ में प्रतिभाग। सेना के जवानों से मुलाकात कर तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। रुड़की में किया गया अमर शहीद की प्रतिमा का अनावरण। विधायक समेत कई लोग हुए शामिल। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मनाया जाएगा बटर महोत्सव। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री करेंगे मेले का शुभारंभ। हल्द्वानी में मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे नर्सिंग स्टाफ को प्रशासन ने खदेड़ा। हड़ताल के दौरान कई आंदोलनकारियों की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। और ऋषिकेश में बुजुर्ग की चिता पर छेड़छाड़ करने वालों पर हो कार्रवाई। वैदिक ब्राह्मण महासभा ने की आंदोलन की चेतावनी। कार्यवाही न होने पर होगा उग्र आंदोलन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है। थोड़ी देर में चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीता माता अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जोशीमठ के बड़ा गांव में भी जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। साथ ही सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी जिले के सीमांत गांव मलारी पहुंचेंगे। सेना के जवानों से यहां मुलाकात करेंगे। सीमांत गांव मल्हारी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक पहुंचेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है और क्या कुछ इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम होने वाले हैं। और इसी संबंध में तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है और यहाँ पर कई कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आज चमोली दौरा है और चमोली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचेंगे, जहां पर एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और धार्मिक ये अनुष्ठान है और इसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद यहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जो दूरस्थ जो बॉर्डर इलाका है, चीन से लगती सीमा है और जोशीमठ के बाद जो मलारी इलाका पड़ता है, तो बहुत दूरस्थ इलाका है और तिरंगा यात्रा वहां पर निकाली जाएगी सेना के जवानों द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चीन की घुसपैठ कई बार इस इलाके में देखी जा चुकी है और लिहाजा जो तिरंगा यात्रा का जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में उत्तराखंड में भी अमृत महोत्सव को मनाते हुए तिरंगा यात्रा का आगाज कल देहरादून से किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया था। आज मुख्यमंत्री दूरस्थ इलाके मलारी में पहुंचेंगे, तो वहां पर इस तरह का जो आयोजन है, इस आयोजन से साफ तौर पर जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग, उनको देशभक्ति के लिए प्रेरित करना है। जो सेना के जवान हैं, सेना के जवानों की हौसला अफजाई करना मुख्य कारण यहाँ पर मुख्यमंत्री का होगा, जिस लिहाज से आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। और उसके साथ ही जो प्रदेश में जो विकास योजनाएं चल रही हैं, प्रशंसा उन विकास योजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ज्यादा सजग है और आज अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई गई है ताकि विकास योजनाओं का जायजा ले सके, विकास योजनाओं के बारे में चर्चा यहाँ पर हो सके। और सरकार द्वारा जो घोषणाएं इस इलाके के लिए की गई थी पहले भी, तो उन घोषणाओं का क्या हुआ उस पर भी आज अमल होगा। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान यहाँ पर भाजपा चला रही है और इसे लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो फिलहाल 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलाए जाने हैं। इसे लेकर लोगों को और भी जागरूक लोग हों, हर घर तिरंगा फहराया जाए, और क्या कुछ कार्यक्रम है जो यहाँ पर उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं? देखिए, बेसिकली चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सरकार की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, हर दल इस वक्त यही कोशिश कर रहा है कि जो अमृत महोत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है, इस अमृत महोत्सव के तहत
तिरंगे को यहाँ पर फहराया जाए, तिरंगे द्वारा जो रैलियां यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, तिरंगा उसमें लहराया जाए और देशभक्ति का जो जज्बा उत्तराखंड के लोगों में जो पहले से ही है, क्योंकि अगर अमूमन हम उत्तराखंड के लोगों को देखें प्रशंसा, तो अमूमन यही रहता है कि यहाँ से लगभग हर घर के लोग फौज में रहते हैं और फौज के लोगों से, फौज से ही यहाँ के परिवारों का यहाँ पर जुड़ाव रहा है। लिहाजा देशभक्ति यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, खासतौर पर उन शहीदों ने यहाँ पर शहादतें भी इस प्रदेश और देश के लिए दी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि देशभक्ति का जज्बा यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरा है। और ऊपर से अगर अमृत महोत्सव इस वक्त अगर पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर जो लोगों में देशभक्ति का जो जुनून है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बीते 2 दिनों से जिस तरीके से जो देशभक्ति यहाँ पर देखी जा रही है, जिस तरीके से जुनून तिरंगे को लेकर देखा जा रहा है, वो वाकई में अद्भुत है। क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान जो नारा यहाँ पर दिया गया है सरकार द्वारा, लेकिन साथ ही यहाँ पर देखना होगा कि लोग जिनको प्रेरित नहीं किया जा रहा है वो भी देशभक्ति के जुनून को लेकर, तिरंगा को लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए न सिर्फ विपक्ष, न पक्ष, बल्कि अन्य दल भी इस वक्त एकजुट है। बिल्कुल कैलाश, उस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है और 15 अगस्त तक इसका आगाज जो है वो जारी रहेगा। और अगर बात की जाए तो सेना के जवानों से भी मुलाकात यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। और अगर मैं बात करूं रिटायर्ड सेना के जवानों की, जो सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे भी क्या मुलाकात कर सकते हैं? और उसके अलावा उनका भी कुछ प्रतिभाग रहेगा जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग अपने घर में तिरंगा फहराएं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर जो कार्यक्रम अभी इस वक्त पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें कई जगह भूतपूर्व सैनिक भी सामने आए हैं जो तिरंगे को लेकर बहुत ज्यादा सजग दिखाई दिए, जो देशभक्ति को लेकर बहुत ज्यादा सजग दिखाई दिए। और आज जो भूतपूर्व सैनिक है उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बारे में तो किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, सेना के जवानों से मुलाकात होगी, जो क्षेत्रीय जो लोग हैं उनकी समस्याओं से अवगत होंगे मुख्यमंत्री, और जो भी समस्याओं का निस्तारण वो कर सकेंगे वो कर पाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है और इसी के चलते लगातार यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कैलाश, हमारे साथ आप बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो देहरादून से मिल रही है, जहां 5 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में आज भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय जनपदों में बिजली गिरने की आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है। साथ ही नदी नाले किनारे बसे लोगों और भूस्खलन आशंकित क्षेत्रों में बसे लोगों को सावधान रहने की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। बता दें कि 5 जिलों में भारी बारिश के आसार यहां पर मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताए गए हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश, मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। फिलहाल किस तरीके से लोगों को यहां पर जागरूक किया गया है कि बचकर जो है वो रहे? देखिए, एक बार फिर से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है 7 जिलों में, और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि पहाड़ों में जो बारिश हो रही थी बीते 2 दिनों से बारिश कम थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से 7 जिलों में ये जो अलर्ट जारी किया गया है, पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग द्वारा, तो उससे एक बार फिर से जो टीमें हैं वो सतर्क हो चुकी है आपदा प्रबंधन की। और जगह जगह जो रेस्क्यूज को लेकर जो टीमें गठित की गई थी, 2 दिन के बाद एक बार फिर से वो टीमें इस वक्त अलर्ट है। और इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम थे पहले से ही यहाँ पर कर दिए गए हैं, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा था प्रशंसा की जो सड़कें थी, सड़कें बदहाल हो चुकी थी, सड़कें टूट चुकी हैं, कई जगह 200 से ज्यादा सड़कें टूट गई हैं, मलबा जगह जगह आ गया है। और जो पीडब्ल्यूडी जो महकमा है, पीडब्ल्यूडी महकमे द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि सड़कों को खोला जाए आवाजाही के लिए, जिसके चलते कई जगह जब भारी बारिश हो रही थी तो घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। और अब वो स्थिति ना हो, क्योंकि बीते 2 दिनों की हम बात करें तो बीते 2 दिनों में बारिश कम थी, लिहाजा जो सड़क खोलने का जो कार्य था बहुत तेज चल रहा था। लेकिन हाँ, एक बार फिर से जिस तरीके से सड़कें यहाँ पर, माफ कीजिएगा, जो पूर्वानुमान इस वक्त मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि कहीं तेज बारिश हो सकती है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए जो टीमें हैं, टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल कैलाश, और बिजली गिरने के भी आसार यहाँ पर जुटाए हैं। लोगों को सावधान रहने की लोगों से अपील भी की जा रही है। क्या किसी प्रकार की जो जागरूकता है, किस तरह से सावधान रहा जाए ऐसे मौसम में, जब सावधानी किस तरीके से बरते लोग, इसे लेकर भी क्या प्रशासन के द्वारा कोई कवायदें की जाती हैं?
बिल्कुल देखिए जो जितने भी जिलाधिकारी हैं प्रदेश के अलग-अलग जिलों के, उन तमाम जिलाधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश दे दिया गया है कि जिन लोगों को मौसम की जुड़ी जानकारी ना हो, उन लोगों को यहाँ पर सूचनाएँ दी जाएँ, खास तौर पर वो लोग जो डेंजरस ज़ोन में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग उन चिन्हित स्थानों पर रह रहे हैं, जहाँ पर इस तरह की आपदाएँ आ सकती है, तो वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले ही अलर्ट कर दिया गया है मुख्य सचिव द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा और ये अब जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को सचेत करें, वो उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर मूव करवाएं ताकि इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अब हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का 100% सहयोग सरकार को मिलेगा। मुनीश सैनी वरिष्ठ भाजपा नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि 75वें वर्षगांठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा फहराया जाए और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर इस अभियान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। द्वारा और हमारी पार्टी द्वारा एक आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा। सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराना चाहिए क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा। और हर घर तिरंगे के लिए हम लोग जा के सब जगह बैठ के कर रहे हैं और हमें ऐसी आशा है कि प्रत्येक घर पर हर घर तिरंगा हमारा लहराएगा। खटीमा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, गोपाल सिंह राणा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में अमाऊ से पहनिया चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। बता दें कि कांग्रेस की यात्रा 9 से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी। पूरे देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की जो है शुरू हो रही है और 15 अगस्त तक चलेगी। उधम सिंह नगर जिले के इस यात्रा की शुरुआत खटीमा से है और आज ये खटीमा पारिन बैंकेट हॉल से चलकर पहनिया चौराहे तक हम लोग ले जाएंगे। उसके आगे नानेमता विधानसभा के लिए गोपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में आगे ये यात्रा जाएगी और आने वाले 15 अगस्त तक हर विधानसभा में और पूरे जिले में मिलाकर 75 किलोमीटर की यात्रा है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में भी गन्ने की बुआई होगी। जिन क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री तापमान है, वहां गन्ने की बुआई की जाएगी। पिथौरागढ़ में गन्ने की खेती के लिए 293 किसान आगे आए हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भी सरकार गन्ने की खेती को लेकर विचार कर रही है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जनपद में भी गन्ने की खेती हो रही है। सरकार ने पेराई सत्र 2022 और 23 के लिए राज्य में 92 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र को चिन्हित किया है। 2024 में 1 लाख और वर्ष 2025 में 1 लाख से अधिक हेक्टेयर तक विस्तारित गन्ना किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ने 2024 और 25 में गन्ने के क्षेत्र को विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। और वहीं चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भी सरकार गन्ने की खेती को लेकर विचार कर रही है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जनपद में गन्ने की खेती हो रही है और सरकार ने पेराई सत्र 22 और 23 के लिए राज्य में 92 लाख हेक्टेयर गन्ने क्षेत्र को चिन्हित किया है। साथ ही बता दें कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में गन्ने की बुआई होगी और जिन क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री का तापमान है, वहां पर गन्ने की बुआई होगी और जिसके लिए सरकार ने गन्ने के क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि वे कुमाऊं के दौरे पर निकले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सफल बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अन्य राजनीतिक दलों से ये भी अपेक्षा करते हैं कि वह 15 अगस्त को अपने घर पर भी तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कांग्रेस की तिरंगा यात्रा मुहिम का भी स्वागत किया है।
भारतवर्ष का कोई परिवार ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा न दिखाई दे। और हमारा जो उत्तराखंड है ये वीर भूमि है। मैं उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 15 तारीख का दिन उनके घर में भी तिरंगा दिखना चाहिए। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू की। इस दौरान झंडा चौक से तहसील परिसर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो अभियान के तहत यहाँ पे कोटद्वार में एक रैली निकाली है तथा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम शहरों पे भारत जोड़ो अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है, भारत पे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हम उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 240 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 264 मरीज ठीक हुए हैं। 2 मरीजों की मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1639 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश की रिकवरी दर 94.5% है। संक्रमण दर 13.6% दर्ज की गई है। देहरादून में 115, हरिद्वार में 25, नैनीताल में 40 और पौड़ी में 11, उधम सिंह नगर में 12 और उत्तरकाशी में 23 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो लगातार उत्तराखंड में भी अब कोरोना संक्रमण फैल रहा है और वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में 239 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड की स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। जल्द नियुक्ति की मांग की है। परीक्षा में हुए घोटाले की जांच का स्वागत कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की गई। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने अभ्यर्थियों की बात सीएम धामी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। जांच का पूर्ण समर्थन करते हैं और जांच के बाद जो भी निर्णय आता है उसमें मेहनती छात्रों का हित ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये सभी मेहनती छात्र बहुत लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए हैं और बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अब डीबीबी संपन्न हो चुका है, तो मेहनती छात्रों को नियुक्ति दी जाए। जिन्होंने मेहनत करी है उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए और हम सरकार के भी सपोर्ट में है कि सरकार जो भी जाँच करेगी उनमें जो भी जिन लोगों ने भी घोटाले किए उनको सजा दी जाए और बाकी जिनकी मेहनत से हुआ है उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं और मेहनत भी रात दिन हाथ तोड़ मेहनत करके ये किसी भी परीक्षा में निकलते हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ ऐसे दलाल भी हैं जो बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि इसकी जाँच करवाई और जाँच के उपरांत पाया गया कि बहुत सारे बच्चे अपनी इधर उधर से व्यवस्था करके नौकरी पाने को लालच थे। देहरादून में धूमधाम से टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि शोभा यात्रा में पहली बार भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं शहर के कई मार्गों से होते हुए यात्रा गढ़ी कैंट स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुई। सहारनपुर रोड स्थित शिवाजी धर्मशाला में शोभा यात्रा निकलने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक देहरादून के मेयर, डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बार शोभा यात्रा में खास बात ये रही कि शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सहारनपुर चौक, घंटाघर और टपकेश्वर महादेव मंदिर पर फूलों की वर्षा हुई। महादेव है यहाँ पर और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर
महादेव के रूप में विराजमान हैं। हम सब पर कृपा करें, पूरे प्रदेश पर कृपा करें। देखिए, हेलीकॉप्टर वर्षा वर्षा एक जो हमारी डॉक्टर सेवा दल समिति टीम बनी हुई है, उनका उत्साह का था। 11वीं शोभा यात्रा में भी हमने पुनः 2012 में भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा किया गया था, परंतु ये 21वें वर्ष में कोरोना काल से सब निवृत्त हो गए। खुशी का माहौल है। बाबा इसी तरीके से सबको निरंतरता दे, पुनः ये लौट करके न आए, तो सेवकों के मन में विचार था। इसी को देखते हुए उस मार्गों में जहाँ बाबा का यात्रा निकलेगी उसके लिए पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया है। लालकुआं में डीएफओ और एनएच के अधिकारियों ने हाथी कॉरिडोर क्षेत्र का निरीक्षण किया। बता दें कि तराई पूर्वी वन विभाग, वन प्रभाग संदीप कुमार और केंद्रीय वन प्रभाग वैभव कुमार सिंह और राष्ट्रीय राजमार्ग के तुषार गुप्ता ने संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान वन अधिकारी वैभव कुमार ने कहा कि हाथियों के आने जाने से रास्तों का बारीकी से मुआयना किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। कॉरिडोर का जो है ना एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें जो है रुद्रपुर, जो हमारा रुद्रपुर से और अपना काठगोदाम जो नेशनल हाईवे है, इसमें पूर्व में जो है कुछ कॉरिडोर के लिए जो है वो अंडरपास जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो चूँकि वो जो है कहीं ना कहीं जो है धरातल पे ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया, तो उसके दृष्टिगत जो है अभी चीफ वाइल्ड वार्डन साहब की भी जो है अभी विजिट हुई थी और उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि इसमें क्या किया जाए। तो हमें ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि आप जो है एक बार जाके और इसको जो है फिजिकल इंस्पेक्ट करने के बाद एनएच के संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद जो है ये कहाँ तक था, इसमें क्या निर्देश से पूर्व में भारत सरकार की क्या शर्तें थी, उनको जो है एक बार दोबारा से देख के उसके बाद क्या प्रस्ताव भेजा जा सकता है और उस एरिया में जो है किस तरह का जो है जो अंडरपास है या ओवरब्रिज है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। इस संबंध में जो है चर्चा हो रही है। और हाथी कॉरिडोर्स का परिधान पहले किया गया था और कई सारे टेक्निकल और लीगल कारणों से इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आज इसी क्रम में हमारे द्वारा जो NHI के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की गई और साथ में जो तराई पूर्वी वन विभाग के अफसर हैं और सभी के साथ एक संयुक्त जो है निरीक्षण किया जा रहा है। प्रयास यही रहेगा कि इस मुद्दे को जल्दी ही जो है इसका निराकरण कर दिया जाए ताकि एलिफेंट के मूवमेंट को भी सुनिश्चित किया जाए और हाईवे का कार्य भी जो है समय पूरा करें। क्या हमारी साइड से मतलब मीजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे कि हाथी के जो आवागमन या जो नुकसान को जो लेके कोई भी वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए बस फैसले जो लिए गए हैं, जो भी साइड पे फैसले जो लिए गए हैं उसमें उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए। रुद्रप्रयाग में जीएसटी व्यवस्था पूर्व की भांति रखने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय ठेकेदार संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ठेकेदारों की समस्याओं पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो राजकीय ठेकेदार संघ 16 अगस्त से सभी कार्यदायी संस्थाओं पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन करेगा। सरकार ने एक शासनादेश निकाला जिसमें रॉयल्टी पहले हमसे 194 रुपये प्रति घन मीटर काटी जाती थी। आज उन्होंने एक शासनादेश लागू कर दिया है कि आपको इसका 5 गुना जमा करना पड़ेगा। उसके साथ ही जीएसटी को 12% की दर से इन्होंने डीपीआर बना रखी हैं पुराने बोर्डों पे और उस पर भी ये 18% ले रहे हैं, जिसमें 6% हमारा वहीं जमा होगा। तो हम अपने जेब से जमा करना पड़ेगा। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार से जो आप छोटी ठेकेदारी को तो बंद करवा रहे हैं और बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, चंडीगढ़ से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, वो लोग काम करेंगे। हम तो सब डी क्लास के लोग हैं और डी क्लास की ठेकेदारी करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अन्याय है। 8 जुलाई से एक अध्यादेश जारी किया है, एक शासनादेश जारी किया है, जिसमें एक तो जीएसटी पहले 12% थी, उसको बढ़ा करके 18% कर दिया गया और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक अध्यादेश इन्होंने जारी किया है वो है रॉयल्टी के संबंध में, वो खनन के संबंध में है। वो उसके लिए जो ये छोटे वर्ग के मझोले वर्ग के ठेकेदार हैं, उन्होंने इतनी फॉर्मेलिटीज उस पर लगा दी है कि उसको आदमी पूरा कर ही नहीं सकता है। तो सरकार ने एक ऐसा कुचक्र रचा है कि छोटा और मझोला ठेकेदार
वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगी। हमारी ये मांग है कि जो पूर्व की व्यवस्था थी, जिस प्रकार से हम विभाग में रॉयल्टी देते थे, जिस प्रकार से हम विभाग में जीएसटी देते थे, जिस प्रकार से हम पूर्व में पंजीकरण करते थे, जिस प्रकार से सारी कार्रवाइयाँ जो हैं लीगल होती थी, उनको बरकरार रखा जाए। सरकार ने हम पर थोपने का काम कर दिया है। जीएसटी की जो बढ़ी हुई दरें हैं उसके खिलाफ और हमारे जो छोटे और मझोले ठेकेदारों को काम न देने की जो साजिश की जा रही है, ई टेंडरिंग के तहत बाहर के ठेकेदार को यहाँ स्थापित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा कार्यक्रम है। इस क्रम में आज हम रुद्रप्रयाग में पूरे जनपद के ठेकेदार सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर के कलेक्ट्रेट का घेराव हमने कार्यक्रम किया और आज हमने रुद्रप्रयाग में श्रीमान जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया और आज हमारे पूरे रुद्रप्रयाग जनपद के ठेकेदार संघ की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है, ये भी शासन और प्रशासन को लिख के दिया गया है कि यदि 15 अगस्त तक हमारी न्यायोचित मांगें नहीं मानी गई तो हम 16 अगस्त से पूरे जनपद में पूरे निर्माण खंडों में कार्य बंद कर देंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।